हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखिए, एल्कीन जो होता है वो क्या होता है आपका, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं एल्कीन। ठीक है। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है भाई, कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता था या जब एल्केन होता था, इन द केस ऑफ एल्केन, एल्केन में क्या है आपका, एक सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल में क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई। तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, ये जो पाई बॉन्ड होता है ये बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, इसीलिए ये सिग्मा जो बॉन्ड होता है एल्केन मोस्ट स्टेबल हाइड्रोकार्बन में आता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। लेकिन उसके साथ अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो ये इतना स्टेबल नहीं होता है एज कंपेयर टू एल्केन। एल्कीन इज लेस स्टेबल। लेकिन इन एल्कीन्स में भी कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब इसको आप इस एग्जांपल से समझिए कि क्लास है, उसमें 10 ऐसे बच्चे हैं जिनके हमेशा ही कम मार्क्स आते हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर हैं। उन कमज़ोर बच्चों में से भी किसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको अगर मैं बोलूँगा तो वो आ जाएगा उन कम पढ़ने वाले बच्चों में, जो कम पढ़ते हैं या कम मार्क्स आते हैं, उनमें भी किसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं। वैसे ही हमको पता है ऑलरेडी, सी डबल बॉन्ड सी क्या है, अनस्टेबल है, लेकिन इनमें भी कौन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आप सबको पता है, CnH2n। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, एल्केन एल्कीन एंड कॉन्जुगेटेड डाइन, उसमें हमने इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी है, हाँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन पे भी मैंने बताया है उसी वीडियो में, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका, फर्स्ट होता है कॉन्जुगेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइइन्स, ठीक है। दूसरा होता है नॉन कॉन्जुगेटेड डाइइन, या इसका एक नाम और है आइसोलेटेड, ठीक है। तीसरा होता है आपका क्यूमुलेटेड, कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड और क्यूमुलेटेड डाई, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन के बेस पर क्या होता है, देखिए सिंपल सा समझिए। कॉन्जुगेटेड मतलब जब दो डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड सेपरेट करे, मतलब दो डबल बॉन्ड को, जैसे सी डबल बॉन्ड सी को एक सिंगल बॉन्ड सेपरेट करे, दो डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड अगर सेपरेट करता है तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन में है वो, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नॉन कॉन्जुगेटेड क्या है, जब दो डबल बॉन्ड को, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, दो डबल बॉन्ड को एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड सेपरेट करते हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड ये है और दूसरा डबल बॉन्ड ये है, तो दो डबल बॉन्ड को एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और क्यूमुलेटेड क्या होता है, जब डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, इसमें कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं आपका क्यूमुलेटेड, ठीक है। अब इन तीनों में से अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, तीनों ही एल्कीन है, ठीक है। इवन डाइईन है, 2 ईन ग्रुप है, ठीक है, तो आता तो एल्कीन के अंदर ही है। तो इनमें से भी कौन ज़्यादा स्टेबल होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डेटा है। डेटा क्या है, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जिसके उसमें ज़्यादा sp2 होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आपको पता है जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, इनऑर्गेनिक में तो हम पूरा कंपाउंड का एक साथ कर देते हैं, BF3 है उसमें BF3 का कर लेते हैं, लेकिन इतने बड़े कंपाउंड का अगर हम करेंगे तो नहीं होता है, हमें पर्टिकुलर कार्बन पे देखना होता है, ठीक है। तो हमको पता है इसका फॉर्मूला, या तो हम प्रॉपर निकालें, अब उतना टाइम हमारे पास होगा नहीं एग्जाम में, तो हमको, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ
सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लिख देता हूँ लोन पेयर्स। अब यहाँ लोन पेयर तो है नहीं, कोई भी दिख रहा है आपको, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसको तो हटा दो। तो z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमने पढ़ा, z इज इक्वल्स टू अगर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन रहता है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा प्रेजेंट है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा आपको पता है ये एक सिंगल हुआ बॉन्ड, अभी मैंने जस्ट लिखा था थोड़ी देर पहले, मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, एक सिंगल हुआ तो सिग्मा, डबल हुआ तो एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल हुआ तो 1 सिग्मा 2 पाई। अब देखिए इसमें क्या होता है, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा और सिग्मा। ठीक है, देखो पर्टिकुलर कार्बन का देखो, सबसे पहले इस कार्बन पे आ जाओ। इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 बोले तो sp2। इधर देखो 1 2 3 sp2, इधर देखो 1 2 3 sp2, इधर देखो 1 2 3, इधर भी sp2। वाह, इसमें तो सब जगह sp2 है, तो इसका कितना है, sp2 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसका देख लेते हैं। सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा। ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन पे कितना है, 1 2 3, 3 बोले तो sp2। इसमें देखिए 1 2 3, यहाँ पर भी sp2, इधर देखिए 1 2 3 4, 4 बोले तो यहाँ पर आ जा रहा है sp3। इधर देखो 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2, इसमें सब जगह sp2 है, सिर्फ इस कार्बन पे sp3 है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई। ठीक है, इस पे देखिए 1 2 3, 3 बोले तो sp2। इसमें कितना है, इस कार्बन पे 1 2 2 sp, और इस पे 1 2 3 sp2, इस पे sp है। मतलब इन तीनों में अगर आप देखेंगे, क्या आप देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इन तीनों में देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कंपाउंड है कॉन्जुगेटेड डाइईन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें सभी कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है वो sp2 दिखा रहा है। इधर क्या दिखा रहा है, एक पे sp3 आ जा रहा है और इधर भी एक पे sp आ जा रहा है। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा कॉन्जुगेटेड डाइईन, उसके बाद होएगा नॉन कॉन्जुगेटेड, फिर लास्ट में होगा क्यूमुलेटेड। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर मैं आपको कोई भी इस तरह के कंपाउंड दूं जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड को, सॉरी 2 डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड सेपरेट कर रहा है, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, लिख दो पूरा है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। अब भाई अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर होते हैं, कैसे पता लगेगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूशन हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उस बॉन्ड के, उस ग्रुप के अगल बगल में जितने भी कार्बन होते हैं उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके साथ अगर को जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई, बहुत ही इजी है। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 3 कंपाउंड बना रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, ये हो गया पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरा कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तीनों ही जो है एल्कीन्स हैं, नाम पे नहीं जा रहा हूं मैं, क्या नाम है उनको भी छोड़ दो। ठीक है, तीनों ही एल्कीन। अब मैं बोलूं इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आप कैसे पता लगाओगे,
यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक दूसरा मेथड है बहुत ही ईजी। हाइब्रिडाइजेशन में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उससे कम में वो हो जाएगा आपका। कैसे? इसमें देखिए जो ग्रुप है या जो बॉन्ड है वो है C डबल बॉन्ड C, मतलब ये वाला जो एल्केन है, इसके अगल बगल कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ये एक कार्बन, ये है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे आप, ये तो उसी में आ गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, यहां भी ये हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन लगे हैं इनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इनको? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? 3 इधर है, 3 इधर है, तो इज इक्वल्स टू 6 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, ये जरूरी है कि यहाँ पर कार्बन होना चाहिए। अगर मान लो कार्बन नहीं है और ऐसे ही H3 दे रखा है तो इसका मतलब इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात को याद रखना। अल्फा कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन होंगे तभी उसका नाम अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ बॉन्ड क्या है? ये वाला पूरा बॉन्ड है। अब सिर्फ इसको मत गिनना, बॉन्ड तो ये दोनों कार्बन मिलके बना रहे हैं। अब इसके इस साइड तो कुछ है नहीं, इस साइड इसका एक कार्बन है और कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और इधर देखो, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं और ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, तो इधर क्या है? 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है? इस वाले कंपाउंड में, इधर। तो ए वाला जो कंपाउंड है आपका वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा अमंग ऑल दीज 3 कंपाउंड्स या 3 एल्कीन्स। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। देखिए कितना अच्छा है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी के बेस पे हम स्टेबिलिटी दिखाएंगे। देखिए इस बात को समझना बहुत ही इजी है। आपको पता है हर किसी केमिकल की या हर किसी कंपाउंड की 2 स्टेजेस होती हैं। एक होता है उसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, और दूसरा होता है उसकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में कोई भी केमिकल क्या रहता है? स्टेबल मतलब स्टेबल तो नहीं बोलेंगे हम, हाँ स्टेबल ही बोलेंगे वैसे, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब उसकी एनर्जी क्या है? कम है अभी। और जैसे ही हम उस ग्राउंड स्टेट को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो एक्साइटेड हो जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, मतलब उसमें इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट में आपको पता है जो केमिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। भाई ग्राउंड स्टेट में है आपका, कोई भी एक्साइटेशन नहीं है, आराम से बैठा हुआ है ग्राउंड स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अचानक से उसको एनर्जी दे दी और वो एकदम से अनस्टेबल हो गया, उसने रिएक्शन करनी स्टार्ट कर दी, तो वो क्या हो जाएगा आपका? अनस्टेबल। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी कम है तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब लेस एनर्जी इज इक्वल्स टू मोर स्टेबिलिटी, और मोर एनर्जी इज इक्वल्स टू लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझिए। भाई ये है चुन्नू लाल, ये हमारा चुन्नू लाल है, ठीक है। ये चुन्नू लाल कहीं जा रहा था, इसको रास्ते में मैं मिल गया। अब देखिए मेरा और चुन्नू लाल का मिलन हो गया। मैंने चुन्नू लाल से बोला, मैंने कहा गुड्डू इधर आओ, ठीक है। अब मैं तुम्हारा बड़ा नाम लेता हूँ अपनी वीडियोस में, तो मैं तुम्हें इसका रेवेन्यू देना चाहता हूँ। मैंने इस चुन्नू लाल को 10,000 रुपये दे दिए, 10K, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए ना हमारे, तो 10,000 मैंने इसको दे दिया। अब चुन्नू लाल एक्साइटेड हो गया, चुन्नू लाल खुश हो गया। चुन्नू लाल क्या करेगा? जैसे ही उसको मैंने 10,000 रुपये दिए वैसे ही वो क्या करेगा? एक्साइटेड हो जाएगा। वो उसके माइंड में 100 प्लान होंगे, यार मुझे ये भी खरीदना था, मुझे वो भी खरीदना था। तो वो क्या करेगा? फटाफट जो है शॉपिंग करनी स्टार्ट कर देगा, पैसों को इधर उधर उड़ाना स्टार्ट कर देगा, और उसके 10,000 रुपये फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो फिर वो क्या हो जाएगा? दोबारा से अपनी स्टेट में आ जाएगा। मतलब जैसे ही मैंने इसको एनर्जी दी,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही मैंने इसे एनर्जी दी वैसे ही ये क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। अब इसका दूसरा एग्जांपल लीजिए। मान लो यहाँ पर चुन्नू लाल नहीं है, कोई दूसरा है इंसान जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, कोई दूसरा इंसान है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वो मुझे रास्ते में मिला, मैंने उससे बोला इधर भाग यहाँ से, मैंने गाली गलौज कर दी, मैंने उसको खूब सुना दिया, उसको गुस्सा आ गया और वो गुस्से में एक्साइटेड हो गया, जाते जाते दौड़ते हुए मुझे गालियाँ देते हुए जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने उसको एक एनर्जी दी। एंगर भी तो एक एनर्जी है। आप किसी को कुछ बोलते हो, उसकी एनर्जी, गुस्से में क्या होता है, हीट बढ़ती है बॉडी में, एनर्जी तो आती है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसको बोला भाग यहाँ से, तो उसको क्या होगा, गुस्सा आ गया, एनर्जी आ गई, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, कहेगा बे तू है क्या, 10,000 सब्सक्राइबर तो हैं तेरे, यहाँ 1 मिलियन वाले पड़े हैं, ऐसा वैसा कुछ भी बोल देगा। उसके बाद वो, तो ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जब भी हम किसी भी इंसान को या कंपाउंड को या केमिकल को, ऑर्गेनिक केमिकल को, ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी को भी हम जैसे ही एनर्जी देते हैं वो ज़्यादा क्या होता है, लेस स्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और वो एक्साइटेड होता है, फड़फड़ाने लगता है। और जैसे ही हम उसकी एनर्जी ले लेते हैं, उसको कम एनर्जी देते हैं, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर प्रॉपरली स्टेबल हो जाता है। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन बहुत ही इजी है, ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, यहाँ पर हम सिर्फ 2 ओरिएंटेशन की बात करेंगे। पहला है आपका सिस, दूसरा है आपका ट्रांस। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। मान लो मैंने आपको कोई कंपाउंड दे दिया, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH3 CH3 H और H, और एक मैंने दे दिया है CH3 H CH3 और H, ठीक है। दोनों का सेम ही नाम है, लेकिन एक सिस है एक ट्रांस है। देखिए सिस ट्रांस क्या होता है समझिएगा, जब भी किसी भी कंपाउंड का में अगर सेम ग्रुप एक साइड लगा हो, प्लेनर के एक साइड लगा हो, जैसे ये आपका मान लो C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, 1 2 3 4, ओ एक सेकेंड रुकिए भैया, कोई बता भी नहीं रहा है, यहाँ पर CH होएगा ना, 1 2 3 4, नहीं ठीक तो है, 1 2 3 4, अरे यार पगला गया हूँ मैं, ठीक है। तो अगर सेम ग्रुप प्लेनर के एक साइड लगा है, एक CH3 ये लगा है, दूसरा CH3 ये लगा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिस। ये सेम एक साइड को लगा हुआ है, जैसे ये है, सेम साइड है प्लेनर के, तो ये हो जाएगा आपका सिस। और अगर अपोजिट साइड लगा हुआ है, एक ऐसे लगा है और दूसरा ऐसे पीछे को लगा हुआ है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस। इसको हम बोलेंगे ट्रांस, जैसे एक इधर लगा है एक इधर लगा है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस, ठीक है। और इस सिस और ट्रांस में जो है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वो होता है ट्रांस। क्यों होता है? क्योंकि देखो कंपाउंड का एक वेट होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट पढ़ते हैं ना, इसका मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालने को बोलूँगा, आप निकाल लोगे। तो इसका वेट अभी एक ही साइड को है, तो ये अनस्टेबल रहेगा। और इसका वेट दोनों साइड को बराबर है, एक इधर है एक इधर है। ये दोनों को अगर आप इस प्लेनर के ऊपर वाले को काउंट करोगे, नीचे वाले को काउंट करोगे, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम ही आएंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर कोई इंसान है, ये कोई इंसान है, ठीक है, इसके कंधे पे हमने, इसका तो कंधा ही पता नहीं कहाँ पर है, इसके कंधे पे मान लो कोई तराजू रखा हुआ है, ठीक है, ये तराजू है। अब इस तराजू में क्या सिस्टम है, एक जगह मैंने बहुत सारा वेट डाला हुआ है और एक जगह कुछ भी नहीं डाला, बहुत कम वेट डाला है, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसको ये ऊपर की ओर जाएगा, ये तराजू ऐसे डिसबैलेंस हो जाएगा, इस तरह से जाएगा, ये नीचे को आएगा, ये ऊपर को जाएगा, तो उसको ले जाने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर मैं इसका और इसका वेट सेम कर दूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये फिर इक्वल हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा फिर, और ये फिर स्टेबिलिटी के साथ चलता हुआ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ भी होता है, अगर कंपाउंड के या प्लेनर के एक साइड को सेम मॉलिक्यूल है, उसे हम सिस बोलते हैं, नहीं है उसे हम ट्रांस बोलते हैं, अलग अलग है, और ज़्यादा स्टेबल इसमें होता है ट्रांस, ठीक है। तो ये थे 4 पैरामीटर। एक बार हम रिवाइज करेंगे, क्विक रिवाइज, 2 सेकेंड के अंदर रिवाइज करेंगे, लेकिन 2 सेकेंड तो हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं,
हम फिर भी रिवाइज करेंगे। आज हमने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे हम एल्कीन कहते हैं। उसका फॉर्मूला CnH2n होता है, ठीक है। 4 टाइप से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, 4 इसके पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। 3 तरह के कॉन्जुगेशन होते हैं, एक होता है कॉन्जुगेटेड, एक होता है नॉन कॉन्जुगेटेड और तीसरा होता है क्यूमुलेटेड। इनमें हम क्या करेंगे, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और हमको पता है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और हमको जब हम करते हैं तो हमें ये मिलता है कि जो आपका कॉन्जुगेटेड जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन नहीं, कॉन्जुगेटेड जो मतलब कॉन्जुगेशन जो कॉन्जुगेटेड है डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल। और अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे हम? बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। डबल बॉन्ड के इधर उधर इर्द गिर्द, और जरूरी नहीं है कि दोनों जगह हो, कभी कभी एक साइड भी होता है, हमने एग्जाम्पल देखा हुआ था। जो जितने भी कार्बन लगे होते हैं उसे हम बोलते हैं, मतलब पहला जो कार्बन होता है, सॉरी, जितने भी कार्बन, तो मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल CH डबल बॉन्ड CH है, ठीक है, इधर है CH3, इधर है CH3, फिर है CH3, यहाँ पर तो CH2 हो जाएगा ना, फिर CH2। मान लो ये कोई कंपाउंड है, तो ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। इसके इस साइड ये वाला जो पहला कार्बन अटैच है ये हो गया अल्फा कार्बन, ये 2 अल्फा है, फिर ये बीटा हो जाएगा। ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है। अभी आप पढ़ोगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, उसमें आप पढ़ोगे बीटा क्या होता है। अभी हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ हम अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है टोटल, ठीक है। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन लगे हुए हैं उसमें अगर 2 कंपाउंड्स हम कंपेयर करेंगे तो जिसमें जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तीसरा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी वो कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी देते ही कोई भी कंपाउंड क्या हो जाता है, एक्साइटेड मोड में पहुंच जाता है और रिएक्टिव हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है या अपनी एनर्जी वो दे देता है, ठीक है, किसी दूसरे कंपाउंड को या रिएक्शन में इन्वॉल्व कर लेता है, तो फिर वो जाके लेस एनर्जी वाला कंपाउंड बन जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और स्टेबल हो जाता है। चौथा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब होता है, हम 2 तरह के ओरिएंटेशन देखते हैं, सिस और ट्रांस। सिस मतलब होता है जब एक साइड प्लेनर के एक साइड वो है क्या, एक सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो वो हो जाता है सिस, और अगर अगल बगल हैं, एक इधर है एक इधर है, वो हो जाता है ट्रांस, ठीक है। तो ट्रांस इसमें ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो बैलेंस्ड फॉर्म में है, ठीक है, प्लेनर को बैलेंस किए हुए है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और भाई मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो यार, ऐसा क्यों करते हो? बहुत बहुत धन्यवाद।